बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस प्रोग्राम बायो न्यूज में आप चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर नंबर 2 एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो देख सकेंगे। स्टूडेंट्स, बायो न्यूज का ये प्रोग्राम प्रोफेसर नासिर इकबाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री बॉयज साइंस कॉलेज, गुलिस्तान जौहर, शेख जायद सेंटर, कराची आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है सिंध कॉलेज लेक्चरर यूट्यूब चैनल ने। उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपके एग्जामिनेशन में रहनुमाई करेगा और आपको एग्जाम की तैयारी में मदद फराहम करेगा। हमारा ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में हम ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर जो है वो पढ़ रहे थे। आज नेक्स्ट डिसऑर्डर है एंडोक्राइन सिक्रीशन के डिसऑर्डर का, और ये है एक्रोमेगैली इन एडल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन यानी सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है इसकी सिक्रीशन जो है वो एक्सेस में हो तो फिर ऐसी सूरत में एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम एक्रोमेगैली कहते हैं। एक्रोमेगैली जो है इसमें एपीफाइजियल प्लेट्स जो है ये फ्यूज्ड हो रही हों तो इस दौरान इनमें कैल्शियम का डिपोजिशन जो है वो एक्सेस में हो जाता है और बोन का शेप जो है वो इस कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से चेंज हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि एंडोस्केलेटन का कार्टिलेजिनस जो एरिया है वो इनलार्ज हो जाता है और ब्रॉड फेशियल फीचर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ये लोअर जॉ जो है ये इनलार्ज हो जाता है, चीक बोन्स जो हैं ये बाहर की तरफ आ जाती हैं और लिम्स में जो है वो एबनॉर्मल कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, जैसा कि आप इन दो पिक्चर्स में देख रहे हैं। पहली पिक्चर ये जो लेडी की है इसमें आप देखें कि लोअर जॉ जो है वो इनलार्ज्ड हो गया है और सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो लिम्स की जो बोन्स हैं उसका जो शेप है वो कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से और एबनॉर्मल डिपोजिशन की वजह से चेंज हो गया। स्टूडेंट्स, एंड नंबर 3, थायराइड ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड की सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है इसमें आप देख सकते हैं कि थायराइड जो ग्लैंड्स हैं ये मिडिल एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक पर लैरिंग्स के नीचे और ट्रेकिया के सामने जो है मौजूद होते हैं। तो इसकी लोकेशन क्या हुई बच्चों? Thyroid glands are situated in the middle anterior part of neck below the larynx in front of trachea. अब आप देखिए इनका शेप क्या है, तो दे आर बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, ये बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर हैं और इनके दो लोब्स आप देख सकते हैं जो कि एक बैंड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं जिसे हम इस्मस कहते हैं। थायराइड ग्लैंड का जो शेप है और साइज है ये प्यूबर्टी में और प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन यह है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी आपकी ग्रोथ हो रही होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, वहां पर भी
थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। यही वजह है कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए इन दिनों में यानी प्यूबर्टी में और प्रेगनेंसी में थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है। थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को सही तौर पर परफॉर्म करने के लिए, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन की जो नीड है वो पूरी होती रहे, इनको ब्लड की सप्लाई जो है वो ज्यादा होती है। यही वजह है कि इनमें ब्लड कैपिलरीज जो है वो एक्सेस में पाई जाती हैं और इसी वजह से इनका जो कलर है वो हमें रेडिश नजर आता है। तो थायराइड ग्लैंड के ये राइट और लेफ्ट लोब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो कि सेंटर पर एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं एक बैंड के जरिए, जिसे हमने इस्मस का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड जो है इसकी जो सिक्रीशंस हैं वो कौन कौन सी है? थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं या सिक्रीट होते हैं, इसमें थायरोक्सिन, जनरली हम थायरोक्सिन कहते हैं, इसकी दो फॉर्म है, एक T3 है और दूसरी T4 है। T3 जो है इसको हम ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं और T4 जो है इसे हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। तो T3, T4 जनरली इनको हम थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं और इनके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। थायराइड ग्लैंड से जो नेक्स्ट हार्मोन सिक्रीट होता है स्टूडेंट्स, इसे हम कैल्सीटोनिन का नाम देते हैं। कैल्सीटोनिन जो है इसका भी फंक्शन हम पढ़ेंगे कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट को किस तरह से बॉडी फ्लूइड में और ब्लड में इसको मेंटेन रखता है और होम्योस्टैसिस के मैकेनिज्म में किस तरह से ये अपना रोल परफॉर्म करता है। हार्मोन्स ऑफ थायराइड। थायराइड ग्लैंड के फॉलिक्यूलर जो सेल्स हैं, थायराइड ग्लैंड के फॉलिक्यूलर सेल्स से हार्मोन रिलीज होते हैं T3 एंड T4। ये T3 और T4 जिनको हम ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है या इनके फंक्शंस क्या है? T3 एंड T4 स्टूडेंट जिनको हम जनरली थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं, ये हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ब्रीदिंग मैकेनिज्म में। ब्रीदिंग के जरिए से एनर्जी के रिलीज को ये कंट्रोल करते हैं। जब बॉडी में एनर्जी की डिमांड ज्यादा होती है तो इन हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो ज्यादा हो रही होती है और उसकी वजह से रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये इनहेंस हो जाता है और ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में आती है, फूड की ऑक्सीडेशन ज्यादा होती है, एनर्जी का रिलीज ज्यादा होता है और इस तरह से ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ती है और एनर्जी की डिमांड जो है वो हमारी पूरी हो जाती है। जब बॉडी को उसकी नीड के मुताबिक तमाम ऑर्गन्स और फंक्शंस को एनर्जी की सप्लाई नॉर्मल होती है तो उन तमाम ऑर्गन्स के फंक्शंस भी नॉर्मल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ जो है प्रॉपर वे में होती है। फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ का डायरेक्टली लिंक इस थायरोक्सिन हार्मोन के साथ है। आपने वो टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसमें एक मां जो है वो शिकायत कर रही है और वो क्या है, मेरा बच्चा मेरी बच्ची ऐसी क्यों, पढ़ने में दूसरों से पीछे रह जाती है, किताबें आगे रख के सो जाती है। तो वहां से बराबर वाली आंटी जवाब देती हैं, अपने बच्चे को हांडी और हाथ के निशान वाला आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल कराएं, क्योंकि आपके बच्चे में थायरोक्सिन हार्मोन जो है
उसकी सिंथेसिस नहीं हो रही, और थायरोक्सिन हार्मोन ना मिलने की वजह से आपके बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही। यही वजह है कि आपका बच्चा जो है वो किताबें आगे रख के सो जाता है और पढ़ने में दूसरों से पीछे रह जाता है या पीछे रह जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका ये हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सुबह और शाम जो है वो 1 टीस्पून फुल आयोडीन मिला नमक जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आयोडीन की बॉडी को जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में नीड है, जो आपके खानों में शामिल नमक से पूरी हो जाती है। थायराइड ग्लैंड में पाए जाने वाले सी सेल्स, इनसे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे कैल्सीटोनिन कहा जाता है। कैल्सीटोनिन जो है, इस हार्मोन का काम हमारे बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। ये अगर ब्लड के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो एक्सेस में हो, यानी कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा हो, तो ये एक्सेस कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करवाता है, और एक्सेस कैल्शियम जब बोन में डिपॉजिट होता है तो उससे हमारे ब्लड का और बॉडी फ्लूइड का कैल्शियम लेवल जो है वो मेंटेन हो जाता है। हार्मोन्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। हार्मोन थायरोक्सिन अगर ये एक्सेस में सिक्रीट हो रहा हो, यानी इसकी ओवर एक्टिविटी हो, तो इसकी वजह से किसी पर्सन की बॉडी में क्या इफेक्ट हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहला जो इफेक्ट है स्टूडेंट, वो थायरोक्सिन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये ब्रीदिंग रेट को जो है वो इनहेंस करता है। तो जाहिर है जब थायरोक्सिन जो है वो ज्यादा आएगा तो ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज होगा, और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होने से ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज्यादा होगी, एनर्जी का रिलीज ज्यादा होगा, और बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक जो रेट है वो इनहेंस हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट इसका क्या होगा कि जब फूड की कंजम्पशन ज्यादा हो रही है एनर्जी के रिलीज के लिए, तो फूड का इंटेक जो है वो बॉडी में बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि वो फूड साथ साथ कंज्यूम होती चली जा रही है, इसलिए मजीद एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी के अंदर जो रिजर्व्स हैं वो भी यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे, और लॉस ऑफ बॉडी वेट होगा, यानी दिन ब दिन उस पर्सन का वेट जो है वो कम होता चला जाएगा। साथ ही एक और कंप्लेन जो है वो उस पर्सन की शुरू हो जाएगी, और वो क्या है कि आपने डायलॉग सुना होगा अक्सर लोगों से कि जिस्म के अंदर आग लग रही है। ये डायलॉग कब आता है कि जिस्म के अंदर आग लग रही है, सुकून नहीं मिल रहा, नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, लगता यह है कि कुछ होने वाला है, दिल घबरा रहा है, जोर जोर से धड़क रहा है। ये सारी जो अलामात हैं ये इस तरफ जा रही हैं कि थायरोक्सिन की सिक्रीशन जो है वो बढ़ गई है, बॉडी में हीट जो है वो ज्यादा जनरेट हो रही है, जिससे महसूस हो रहा है कि आग लग रही है, और हार्ट बीट जो है वो इस दौरान बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और बॉडी में वो जो एक्स्ट्रा हीट है उसको रिलीज करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए स्वेटिंग जो है उसका अमल जो है वो तेजी से शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी जो अलामात हैं ये इंडिकेट करती हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन ज्यादा है। इसी को जब थायराइड ग्लैंड जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाए तो हम हाइपरथायराइडिज्म भी कहते हैं, और इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे कहा जाता है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज जो है, इसमें ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इसकी जो कॉमन सिम्टम्स हैं ग्रेव्स डिजीज की, उसमें स्वलन नेक है और बल्जेस इन द आईज।
यानी आई बॉल जो है इनमें बल्जिंग हमें नजर आती है और स्वेलन नेक नजर आती है, जैसे हम ग्वाइटर का नाम देते हैं। तो ये वो अलामात हैं जो इस ग्रेव डिजीज में जाहिर होती। डिसऑर्डर्स ऑफ ग्वाइटर के डेवलप होने की एक और कंडीशन क्या है? अगर बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी हो, थायराइड ग्लैंड जो है उसकी हाइपोसिक्रीशन हो, यानी थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन कम हो रही हो, और वजह जाहिर है जब आयोडीन नहीं है तो T3 हो या T4 हो, दोनों की सिंथेसिस के लिए आयोडीन की जरूरत है। और जब आयोडीन नहीं होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी, और थायरोक्सिन की सिक्रीशन कम होने से यानी हाइपोसिक्रीशन की वजह से या आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं, और ये कंडीशन जो है इसको हम ग्वाइटर का नाम देते हैं। अभी आपने देखा कि ग्रेव्स डिजीज में भी ग्वाइटर की फॉर्मेशन हो रही थी, और यहां पर आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से जो है ग्वाइटर की फॉर्मेशन हो रही है। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से एडल्ट में डेवलप होने वाली एक और कंडीशन जो है उसे मिक्सिडीमा हम कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन जो है थायराइड ग्लैंड से कम हो रही हो, तो फिर ऐसी सूरत में क्या इफेक्ट होगा? तो इसमें सबसे पहली पॉइंट में आप देख सकते हैं पफिनेस स्वेलिंग। पफिनेस स्वेलिंग क्या है? बॉडी के ये जो लिम्स हैं इन पर पाई जाने वाली जो स्किन है वो थिक हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, उसके ऊपर जो है स्केल्स डेवलप हो जाएंगे, और अगर आप इसे जो है वो प्रेस करेंगे तो ये प्रेस होती चली जाएगी और दोबारा फिर वापस जो है वो अपनी जगह पे नहीं आएगी। थायरोक्सिन की सिक्रीशन क्योंकि कम है, एनर्जी का रिलीज कम है, तो ऐसे में उस पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी जो है वो स्लो है, यानी उसमें जो है वो फटीग नजर आएगी, सुस्ती नजर आएगी। और क्योंकि जब वो पर्सन इनएक्टिव है, उसकी बॉडी में जो फूड का इंटेक हो रहा है वो फूड कंज्यूम नहीं हो रही, वो सारी जो है वो स्टोर होती चली जा रही है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ओबेसिटी होगी। तो इसमें पफनेस स्वेलिंग होगी, फटीग है, ओबेसिटी है, और ड्राई थिक एंड स्किन। इसके साथ ही मेंटल इंपेयरमेंट होगी, क्योंकि ब्रेन को जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट में जब एनर्जी जो है वो नहीं मिलेगी तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो नहीं हो सकेगी। इसमें हेयर जो है वो थिन हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, और उनकी ब्रेकिंग का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। अगर वो हल्का सा भी उनको बेंड किया जाए तो ब्रेक हो जाता है। इसमें जो कोल्ड है वो इंटॉलरेंट होगी। उसका रीजन बार बार सामने आ रहा है कि बॉडी के अंदर एनर्जी का रिलीज जो है वो कम हो जाएगा, और वो जो पर्सन है वो कंफ्यूज्ड नजर आएगा, डिप्रेस नजर आएगा, इनएक्टिव नजर आएगा, और उसके चेहरे पे जो है मायूसी जो है वो बआसानी आप नोट कर सकते हैं, और वो दिल बर्दाश्ता होगा। और इसमें भी एक और डायलॉग अक्सर आपने सुना होगा कि अरे भाई दिल बैठा जा रहा है, सुस्ती सी छाई हुई है, किसी काम में दिल नहीं लग रहा, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, खड़े होने को भी दिल नहीं चाह रहा। तो ये अलामात जो हैं थायरोक्सिन की कमी की भी हो सकती हैं, यानी हाइपोथायराइडिज्म की भी हो सकती हैं। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से पैदा होने वाली डिजीज को स्टूडेंट हाशिमोटो डिजीज कहते हैं,
और हाशीमोटो डिजीज़ की जो सिम्टम्स हैं, अभी प्रीवियस स्लाइड में हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने डिस्कस की हैं। जो कॉमन सिम्टम आपको बताई गई उसमें वही है, रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट है, लो फूड इनटेक है बट गेन ऑफ वेट है। और बच्चों में अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो फिर क्रिटिनिज्म होता है, जो अभी अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि क्रिटिनिज्म जो है उसकी सिम्टम्स क्या हैं। और बड़ों में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, इसे जो है ग्वाइटर का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट, ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो है इसकी कॉमन सिम्टम है और इनकी वजह से जो डिजीज पैदा होती है इसे हम हाशीमोटो डिजीज का नाम देते हैं। बच्चों में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो, थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन अर्ली चाइल्डहुड में कम हो रही हो, तो फिर ऐसी सूरत में बच्चों में प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन वाली कंडीशन डेवलप होती है। प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन का मतलब क्या है कि एब्डोमेन जो है वो बेतरतीब शक्ल में ट्यूबरोसिटी की फॉर्म में जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र आता है, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा। और ये जो बच्चे हैं इनमें फ्यूचर में इनफर्टिलिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी, यानी दे आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस। इसके साथ साथ इन बच्चों की जहनी जो कैफियत है वो भी मुतासिर होगी, इनमें न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होगा, इनकी जहां एक तरफ फिज़िकल ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसके साथ साथ इनकी मेंटल जो ग्रोथ है वो भी डिस्टर्ब होगी। और ऐसे जो बच्चे हैं वो हर वक्त हमें सुस्त नज़र आते हैं, इनएक्टिव नज़र आते हैं, और सुस्त रहने की वजह से, इनएक्टिव रहने की वजह से इनमें फूड जो है वो स्टोर होती चली जाती है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है, ओबेसिटी क्रिएट हो जाती है, यानी इनमें मोटापा जो है वो पैदा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हाइपोसिक्रीशन की वजह से पैदा होने वाला डिफेक्ट है, जो अर्ली चाइल्डहुड में अगर थायराइड ग्लैंड की डिसफंक्शनिंग हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो बच्चों में, तो फिर ये क्रिटिनिज्म की कंडीशन जो है वो उनमें डेवलप। नंबर 4, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड ये स्मॉल राउंडेड मास हैं और थायराइड की पोस्टीरियर सरफेस पर ही अटैच होते हैं। शुरू में स्टूडेंट ये समझा गया कि पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड का ही एक पार्ट है, लेकिन जब इसकी हिस्टोलॉजी को स्टडी किया गया, इसकी एनाटॉमी को देखा गया, तो पता ये चला कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हैं ये थायराइड ग्लैंड के साथ अटैच्ड होते हैं, लेकिन ये सेपरेट ग्लैंड हैं और इनकी जो सिक्रीशन है उसे हम पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन का नाम देते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन ये कैल्शियम और फॉस्फेट के ब्लड के अंदर लेवल को मेंटेन करते हैं। इसके साथ ये विटामिन डी की एक्टिवेशन को भी परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये कैल्सीटोनिन का एंटागोनिस्टिक है। कैल्सीटोनिन में आपने उसका रोल ये पढ़ा कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम एक्सेस में था तो वो उसका डिपोजिशन बोन में करवाता था, बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ जाता था और इस तरह ब्लड का लेवल मेंटेन होता था। लेकिन जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो रहा हो तो फिर ऐसी सूरत में ये पैराथायरॉयड हार्मोन आपकी बोन्स में से कैल्शियम को जो है वो रिलीज़ करवाते हैं, किडनी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, इंटेस्टाइन से कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं और इस तरह आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर हम इसके डिसऑर्डर की बात करें तो पैराथायरॉयड हार्मोन भी
अगर एक्सेस में सिक्रीट हो रहा हो तो फिर ऐसी सूरत में ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, और जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से जो है वो किडनी स्टोन की डेवलपमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और किडनी में स्टोन फॉर्मेशन का जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाएगा। नंबर 5 थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो है ये हमारी स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन के एंटीरियर पार्ट से अटैच होता है, और थाइमस से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं इसको हम थाइमोसिन कहते हैं। थाइमोसिन के अलावा थाइमस से थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर, थाइमिक फैक्टर ये भी सिक्रीट होते हैं। थाइमस की ये सिक्रीशन यानी थाइमोसिन हार्मोन, थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर और थाइमिक फैक्टर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं T4 लिम्फोसाइट की मैचुरेशन के लिए, और T4 लिम्फोसाइट जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में आपने इनेट और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में यहाँ इन सेल्स का रोल वहाँ पढ़ा होगा, और वहाँ बात हुई थी कि T4 लिम्फोसाइट जो हैं ये बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, और ये इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए थाइमोसिन हार्मोन जो है अगर इसकी सिक्रीशन ना हो तो T4 लिम्फोसाइट की मैचुरेशन नहीं हो सकती, और T4 लिम्फोसाइट के मैच्योर ना होने और फंक्शन ना करने की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है यानी मुदाफ़ियती निज़ाम है वो फेल हो जाएगा, जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस का रेट जो है वो बढ़ जाएगा।